Hello everyone. So today we are going to start chapter number 9 of class 12th biology which is strategies for enhancement in food production. तो इस चैप्टर में हम जो है फूड प्रोडक्शन देखो हमें जो खाना मिलता है जिस खाने का हम इंटेक करते हैं जो भी प्रोडक्शन होती है जो भी किसी भी प्रकार के ईटेबल्स की वो हमें या तो एनिमल्स के थ्रू मिलती है या प्लांट्स के थ्रू राइट। तो अब ये चैप्टर जो है ये इन दोनों में ही डिवाइडेड है, ठीक है, एनिमल्स में और प्लांट्स में। सबसे पहले यहाँ पे हम एनिमल्स को डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है, उसके बाद हम प्लांट्स वाले जो है टॉपिक पर आएंगे। एनिमल से हमें क्या क्या जो है आइटम्स मिलते हैं खाने के, जैसे मीट, मिल्क, एग्स, हनी, फिशेस, ये सभी जितने भी ये सब्सटेंसेस हैं ये हमें एनिमल्स से प्रोवाइड होते हैं। जबकि प्लांट्स हमें क्या देता है, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। हालांकि यहाँ पे हम फ्रूट्स की बात तो नहीं करेंगे, कुछ सीरियल्स और वेजिटेबल्स की ही पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। मेरी थोड़ी सी जो है वॉइस पर आप ना जाए, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इस वजह से आपको थोड़ी हार्श वॉइस मेरी आ सकती है। खैर स्टार्ट करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। मतलब ब्रीडिंग क्या होता है, कंट्रोल्ड मेटिंग ऑफ एनिमल्स। कोई भी जो दो एनिमल्स है उन मतलब ऐसा नहीं होता कि भाई कोई भी एनिमल किसी भी दूसरे एनिमल के साथ मेटिंग कर रहा है, ये हमारे हाथ में होता है कि हम इस सुपीरियर जो है कोई भी नस्ल का हो सकता है, कोई भी, जैसे मान लो एक कोई भी काऊ है, एक काऊ हम ले ली, मतलब आप कोई भी नाम ले सकते हो, कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो उसकी जो है हम पर्टिकुलरली किसी बुल के साथ मीटिंग करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही मीटिंग हो जा रही है किसी कोई से भी जानवर की, मतलब कंट्रोल्ड मीटिंग ऑफ एनिमल्स, उसे हम कहते हैं ब्रीडिंग। लाइफ स्टॉक क्या होता है यहाँ पे, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जो डोमेस्टिक, जैसे मेजरली कौन से आएंगे इसमें, पोल्ट्री, काउज, कैटल और काउ एक ही चीज है, ठीक है, गाय यानी बफेलो, गोट, शेप, हॉर्स और फिश, ये सभी क्या है, लाइफ स्टॉक के एग्जाम्पल यानी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे जो वर्ल्ड की लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वो कितनी है, 70%। मतलब कि इंडिया और चाइना की मिला के 70% वर्ल्ड की लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, मतलब जहाँ पे क्या है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, जहाँ पे जो है एनिमल्स को पाला जाता है, ठीक है। लेकिन यानी कि हमारे इंडिया में आप जानते हो कि भाई गाय भैंसों को मतलब काफ़ी ज़्यादा उनकी क्या है, उनको जैसे गाय को अपनी माता मानते हैं, यहाँ पे हम पालते हैं गाय भैंसों को, ठीक है। सिमिलरली चाइना में भी ये केस है, मतलब 70% है ओवरऑल मिला के, लेकिन 25% प्रोडक्शन ही जो है हमें 70% डोमेस्टिकेटेड एनिमल से मिल पा रही है। तो मतलब आप क्राइटेरिया देखो, आप डिफरेंस देखो कि हमें फ़ायदा कितना कम हो रहा है, राइट। हम देखो 70% हमारा चल रहा है कि भाई 70% लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन का पूरे वर्ल्ड का ये हमारे पास परसेंटेज है, लेकिन उससे जो बेनिफिट, जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो 25%, सिर्फ और सिर्फ 25% है उसका। तो अब भाई ये तो एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, कि आप ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ में इनपुट बहुत ज़्यादा डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा इनपुट डाल रहे हो, उसका आउटपुट आपको ना के बराबर मिल रहा है, तो वो ना तो सोसाइटी की वेलफेयर में होती है वो चीज़, ठीक है, ना आपके खुद की, ठीक है, ना खुद की जो है खुद के मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट, हाँ, ना तो वो सोसाइटी या कंट्री की डेवलपमेंट में काम आ रही, ना आपकी खुद की, राइट। अगर आउटपुट कम है, इनपुट ज़्यादा है, तो सिमिलरली वही केस हुआ। तो अगर अब इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, डेयरी का मतलब होता है, डेयरी हम यूज़ करते हैं मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए। अब मिल्क यानी दूध, मिल्क प्रोडक्ट हो सकता है दही, चीज़ और ये बहुत सारे जो भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनकी फार्म मैनेजमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गुड ब्रीड का सिलेक्शन करते हैं। गुड ब्रीड का सिलेक्शन क्या होता है कि जिसकी ईल्ड हाई हो और डिसीज रेजिस्टेंस हो, मतलब जो बीमारियों के प्रति उसकी प्रतिशोधक शक्ति जो है वो अच्छी हो, और उसकी ईल्ड यानी उसका जो दूध देने का जो क्षमता है वो सब क्या हो, अच्छी हो उस ब्रीड की, ठीक है। सबसे पहले आप अच्छी ब्रीड का मतलब होता है नस्ल, उसका सिलेक्शन करोगे। उसके बाद उसकी हाउसिंग में क्या आ सकता है भाई, उसकी वेंटिलेशन, वाटर, मतलब जहाँ पे आप अपनी ब्रीड को रख रहे हो उसका मतलब जो भी रहने का एरिया होता है वो हवादार होना चाहिए, उसके पानी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि ऑब्वियसली भाई अगर ये कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, जो सिर्फ ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग्स के लिए ही मतलब अच्छी एयर, वाटर या वेंटिलेशन की नीड है, ठीक है, नहीं, ये कोई भी चाहे जानवर है चाहे इंसान है, हर फैसिलिटीज
चीज़ अच्छी दी जाए तभी क्या है वो उस पर्टिकुलर रीजन में ग्रो कर पाते हैं अच्छे से। थर्ड हमारे पास पॉइंट है फीड। आपको फीड, रफेज का मतलब होता है जो घास फूस वगैरह जो भी होती है, ठीक है, वो अच्छे से दिया जाए। कंसंट्रेट्स यानी ऑयल केक्स, जो आप गांव से हो तो आपको पता होगा, वो मतलब अपना जो है डार्क ग्रीनिश कलर का आता है कुछ इनका फीड, ठीक है, तो वो दिया जाता है। तो ये सारी जो मतलब उनका बेसिकली उनके खान पान का भी अच्छा ध्यान रखना होता है। चौथा पॉइंट है भाई क्लीनलीनेस, ऑब्वियसली सफाई तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिफ्थ है रेगुलर विजिट टू वेट, और आपको वेटनरी डॉक्टर को भी जो है रेगुलर विजिट करना चाहिए अपने जो है भैंसों के रिगार्डिंग, ड्यूरिंग देयर पोस्ट प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी टेस्ट, मतलब ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ह्यूमन फीमेल्स में ही होते हैं। ये जो गाय हमारी भैंसें होती हैं ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इनके भी काफ़ी सारे चेकअप्स कराने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का ये जो 5 पॉइंट है इनका ध्यान, मतलब इन चीज़ों को इम्प्रूव करके, मतलब ये चीज़ें जो है अप्लाई करके कोई भी अपनी रियल लाइफ में, तो इससे क्या हो सकता है कि जो प्रोडक्शन है, ये जो इसका परसेंटेज 25% है, इसको इंक्रीज करने की सोची गई, ठीक है, इन 5 पॉइंट को ध्यान में रखकर। अब डेयरी फार्म मैनेजमेंट में बेसिकली 2 ही जो है हमारे एनिमल्स को रखा जाता है, पाला जाता है, जिसमें कि क्या है, एक बफेलो एक काव, ठीक है। बफेलो का साइंटिफिक नाम होता है बुबालस, ठीक है, और काव का होता है बोस, ठीक है। अगर सबसे पहले हम बात करेंगे बफेलो की, बफेलो में क्या होता है कि उसकी डिजीज रेजिस्टेंट, मतलब जो गाय के मुकाबले भैंसों की जो बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब वो बीमारियों के प्रति ज़्यादा प्रतिशोधक शक्ति रखते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा कि भाई गाय को अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो जल्दी, मतलब उसकी डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो, जबकि भैंस जो होती है वो उसकी डिजीज रेजिस्टेंस जो कैपेबिलिटी है उसके कारण वो क्या है उन इन्फेक्शन से हील कर जाती है, जबकि गाय क्या है इस मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो गाय जो आप रेशो देखते होंगे, सुनते होंगे, वहाँ पे जो है भैंसों की जो है बीमारियों से जो मृत्यु होने के दर, मतलब गाय के मुकाबले बहुत कम पाया जाता है, बहुत ज़्यादा कम। दूसरा क्या है, बफेलो जो है ज़्यादा मिल्क देती है, बफेलो के मिल्क में फैट ज़्यादा होता है, ठीक है, मोर फैट इन मिल्क। और फेमस ब्रीड की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी होते हैं बफेलो के, जैसे मुर्रा, महसाना, सुरती, जफराबादी, ये सारी क्या है बफेलो की ब्रीड्स है। बात करेंगे काउ की, यानी बोस जिसका साइंटिफिक नाम है, इसमें 2 होती है, ये भी 2 टाइप की होती है, एक होती है बोस इंडिकस और एक फॉरेन। बोस इंडिकस जो हमारी इंडियन कैटल होती है, और फॉरेन यानी जो विदेशी गाय होती है। इंडियन कैटल को कौन सी होती है भाई, गिर, रेड सिंधी, साहिवाल, ये सारी क्या है हमारी इंडियन कैटल्स के नाम है। जबकि अगर फॉरेन की बात करें तो जर्सी, ब्राउन स्विस, होल्स्टीन फ्रीजियन, ये सारी क्या है फॉरेन काउ के नाम है। सॉरी। तो अगर हम बात करें कि कैटल्स यानी काउ में कौन सी डिसीज होती है, तो यहाँ पे आपको बहुत छोटा, मतलब बस 2 ही चीज़ याद रखना है। एक तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, एक बैक्टीरियल, उनको बहुत ज़्यादा होता है। वायरल में जो बीमारी होती है उसको कहते हैं रिंडरपेस्ट या फिर कैटल प्लेग्यू, और बैक्टीरियल में जो डिसीज होती है उसको कहते हैं एंथ्राक्स यानी कि बेसिलस एंथ्रासियस, इसका ये साइंटिफिक नाम है, मतलब इससे आता है। तो ये दोनों चीज़ें ही क्या है आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में सबसे पहले यहाँ पे बात करी जा रही है डोमेस्टिकेटेड फोल की। डोमेस्टिकेटेड फोल में कौन कौन आता है कि भाई चिकन, गीस, टर्की, डक्स, ये सारे क्या है जो है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का हिस्सा होते हैं। इससे हमें, मतलब पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का क्या पर्पस होता है कि भाई वहाँ से एग्स मिले, जैसे आपने कई बार सुना होगा, ये देसी भाषा में बोले तो मुर्गी फार्म वगैरह होते हैं, ये सारे इनका क्या पर्पस होता है, एग्स और मीट के लिए, ठीक है। ये मुर्गियाँ मतलब चिकन, गीस, टर्की, डक्स, ठीक है, आप समझ गए होंगे। बात करें अगर इसमें सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि 2 वैरायटीज ध्यान रखनी है हैन की, ठीक है। एक है हमारी असील और एक है हमारी लेग होर्न, ठीक है, एक असील और एक लेग होर्न। असील में कौन सी होती है, असील को है ना कोक फाइटिंग जो है ये एक वैरायटी होती है हैन की, मतलब कोक फाइटिंग के दौरान इस ब्रीड को, इस वैरायटी को, हैन की को यूज़ किया जाता है। आपने सुना होगा इंडिया के बहुत सारे जो है रीजन्स में मुर्गों की फाइट कराई जाती है, लड़ाई कराई जाती है, तो बहुत फेमस होता है ये भी, ठीक है। कुछ जगह जो है ये चीज़ अभी मुझे नहीं पता, बैन भी लगा देते हैं, लेकिन ये ऐसा होता है। तो इसमें जो ब्रीड इस्तेमाल की जाती है मुर्गों की वो होती है असील। और दूसरा बात करें लेग होर्न की, ठीक है, ये लेग होर्न दूसरी वैरायटी है।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये 3 टर्म थोड़ी सी ध्यान में आनी चाहिए। ब्रॉयलर, लेयर्स और कलिंग। ब्रॉयलर क्या होता है? जो मीट के लिए उगाया जाए उसको, उस टर्म को ब्रॉयलर कहते हैं। लेयर यानी जो एग्स के लिए, और कलिंग होता है किलिंग ऑफ ऑल एट अ मास लेवल। मतलब कि आपने कई बार देखा होगा कि कोई ऐसी एक बीमारी हो जाती है जानवरों में, मतलब ये अपनी फॉल में, जैसे कि अपना मुर्गी ले लीजिए, डक यानी बतख वगैरह ले लीजिए, तो क्या करते हैं उनको मतलब उनकी मास किलिंग कर देते हैं, मतलब उन सबको मार देते हैं एकदम से, उसको कहते हैं कलिंग। यानी कोई बतख वगैरह या फिर मुर्गियों में ऐसे बहुत। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? पोल्ट्री डिसीज की। पोल्ट्री डिसीज कौन सी हो सकती है? वायरल मतलब वायरल होते हैं। ये एक था बर्ड फ्लू, ये 2003 में इसका बहुत ज्यादा क्रेज चल गया था बर्ड फ्लू का। कौन से वायरस से? H5N1 वायरस। एक था रानीखेत। रानीखेत मतलब एक न्यू कैसल्स डिसीज भी इसको कहते हैं। तो ये 2 डिसीज सिर्फ पोल्ट्री मतलब जो है वायरल डिसीज हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? एनिमल ब्रीडिंग की। एनिमल ब्रीडिंग 2 टाइप की होती है, एक होता है इन ब्रीडिंग और दूसरा आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग क्या? सबसे पहले इन ब्रीडिंग को समझेंगे। मतलब आउट ब्रीडिंग भी फर्दर 3 में डिवाइडेड है, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग। सबसे पहले बात करेंगे कि इन ब्रीडिंग क्या होता है? जो विद इन एक ब्रीड, एक ही नस्ल के बीच में जो मीटिंग कराई जाए, ठीक है। मतलब क्या करते हैं कि भाई आपने कोई भी अच्छी नस्ल की एक गाय है, ठीक है, उसकी आप जो है कोई भी सुपीरियर क्वालिटी का जो है बुल है, उसके साथ जो है अगर एक कोई मतलब अच्छी नस्ल की गाय है और दूसरा जो है एक बुल है, उनकी मेटिंग कराई जाती है। उनके जो फर्दर बच्चे होते हैं, यानी 5-6 आप ये मान लो कि उनके बच्चे हुए, उनके जो बच्चे हुए उनमें फिर आप सेलेक्ट करते हो कि भाई जो मतलब जो कोई भी गाय और बुल, ठीक है, जो वे दोनों सबसे अच्छी क्वालिटी के वहां पे होंगे, फिर उनकी मेटिंग कराई जाएगी, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर देखा जाएगा कि भाई कौन से की क्वालिटी जो है अच्छी है, फिर उनकी मेटिंग कराई जाएगी। तो ये प्रोसीजर 4 से 6 जनरेशन तक, 4 से 6 पीढ़ी तक ये प्रोसीजर जो है फॉलो होता रहता है। इसका जो प्रोस का मतलब होता है फायदा, कौन्स का मतलब होता है नुकसान। इसका फायदा क्या है? प्योर लाइन्स या होमोजाइगस फॉर सुपीरियर। प्योर लाइन बनाना क्या होता है कि भाई एक जैसे कैरेक्टर यानी सुपीरियर कैरेक्टर चलते जाते हैं, ठीक है। और इसका जो कौन सा है नुकसान, वो क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब फर्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। ये जो एक मतलब चलता रहता है, ये अपने वैसे तो हिंदू धर्म के अनुसार बात करें, ये वो है तो भाई बहन ही भाई, बेसिक जानवर है, तो वो क्या होता है उनकी वजह से उनकी जो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, उनकी फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। ये क्या है? इसका नुकसान है। फायदा तो है कि भाई आप देख पा रहे हो कि आपने शुरू में ही बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने एक अच्छी क्वालिटी की सुपीरियर जो है ब्रीड की आपने काऊ ले ली, सुपीरियर ब्रीड का आपने क्या ले लिया? बुल, ठीक है। आपने उनकी मेटिंग कराई, उससे आगे उनके बच्चे वैसे ही पैदा हुए, फिर आप बार बार देखते, बार बार मैच करते, आपको जो सुपीरियर लग रहा था उनकी मेटिंग कराते। सुपीरियर कैरेक्टर तो आपको मिल रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि भाई इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाती है, कि उनकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे हम आउट ब्रीडिंग की। अब आउट ब्रीडिंग 3 प्रकार की है, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग क्या होता है? विद इन सेम ब्रीड ऑफ अनरिलेटेड, मतलब ब्रीड तो सेम होगी, नस्ल सेम होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि भाई वो भाई बहन होंगे। अब ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है कि देखो मान लो कि वो उसके मतलब ऐसा होता है कि देखो हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में एक सुपीरियर काऊ ली थी ब्रीड की, सुपीरियर बुल लिया, उनके भाई बहन होते गए। लेकिन अब हम जब सुपीरियर कैरेक्टर्स के बना रहे थे इन ब्रीडिंग में, तो हम कुछ दो ही जनों को तो चूज कर रहे थे वहाँ पे अच्छे, जो और बच रहे थे भाई वो तो अपना आगे जो है मेटिंग करके उनके हुए मतलब उनके बच्चे हुए जा रहे थे, मतलब ऐसा चल रहा था काम। तो फिर क्या हुआ, जो वो दूसरे जो नॉर्मल थे, जो नॉर्मल वाले थे अपने, जिनके सुपीरियर कैरेक्टर नहीं थे, उनके साथ जो ये एक सुपीरियर वाला होगा, इसकी मेटिंग दूसरे वाले के साथ कराई जाती है। यानी कि अब क्या हुआ, ऐसा तो नहीं है कि वो एक माता पिता से पैदा होते जा रहे हैं, वो कंसेप्ट खत्म हो गया। मतलब अनरिलेटेड, यहाँ मैंने उसी के लिए शब्द यूज किया है कि ब्रीड तो सेम है, ठीक है, ब्रीड सेम है, नस्ल सेम है, लेकिन वो एक दूसरे से ऐसे मतलब उनका कोई खास रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब है आउट क्रॉसिंग का। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि मैं इन ब्रीडिंग में मैंने आपको क्या चीज बताई है, और अब आउट ब्रीडिंग के पहले पार्ट में यानी आउट क्रॉसिंग में मैंने क्या चीज समझाई है, ठीक है। नहीं समझ आया, एक बार आप मेरे नोट्स को यहाँ तक अच्छे से रीड कर ले। दूसरा बात करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग का। क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, जैसे कि इसमें आपका एग्जांपल भी दे रहा है कि मान लो ये क्या लिखा हुआ मैंने,
मेरिनोराम्स जो नाम की ब्रीड है उसको उसकी मेटिंग कराई जाती है बीकानेरी ईव्स के साथ, जिससे हमें क्या मिला था, हिसार डेल। ठीक है, ये नई सुपीरियर ब्रीड का क्या है, जो उत्पादन होता है, उत्पादन तो नहीं, उत्पादन तो प्रोडक्शन हो गई, सॉरी मतलब इनका जो है क्या है, ये सुपीरियर ब्रीड हमको आउटकम में मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग की। अब ये क्या होती है, विद इन टू स्पीसीज, मतलब दो स्पीसीज के बीच में होती है। अब ये इंटर स्पीसीज स्पेसिफिक ब्रीडिंग, अब इस नेक्स्ट पेज पे आपको अच्छे से समझ आएगी। मान लो कि फीमेल हॉर्स है, फीमेल हॉर्स को क्या कहते हैं, मेयर, मेल डंकी के साथ उसकी मेटिंग करा दी, यानी जिसको आप क्या कहते हो, जैक, उससे एक नई स्पीसीज मिली, क्या मिली, म्यूल। समझ रहे हो, इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग ऐसी ही होती है कि बिल्कुल आप दो स्पीसीज के बीच में अलग अलग, अब भाई हॉर्स अलग है, डंकी अलग है, दोनों की मेटिंग करा दी, म्यूल। नेक्स्ट बात करेंगे हिनी लाइगरोट टाइगन की। यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो पहला वर्ड है HLOT, ये मेल के लिए है यहाँ पे। अच्छा, बस इस केस में म्यूल में ये केस नहीं है, बाकी इन तीनों में ये चीज़ अप्लाई हो रही है कि मेल हॉर्स की मीटिंग फीमेल डंकी के साथ, लाइगर में मेल लायन की मीटिंग फीमेल टाइगर के साथ, और टाइगर में मेल टाइगर की मीटिंग फीमेल लायन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रॉय ट्रांसफर टेक्निक। ये क्या होता है, मान लो कि कोई सुपीरियर काऊ है, ठीक है, उसके अंदर क्या किया जाता है, FSH का को इंजेक्ट करा दिया जाता है। FSH क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं वो हार्मोन्स। ठीक है, अब भाई वो उसके अंदर क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। तो इसने क्या किया भाई, वो जनरली तो एक ही ओवम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, पर मंथ, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि 6 से 8 ओवम जो है सुपीरियर काऊ क्या कर रही है, मतलब प्रोडक्ट, मतलब वो कर रही है अपना, जनरेट कर रही है। ठीक है, 6 से 8 ओवम। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सुपर ओव्यूलेशन। इसको हम जब इतने मतलब एक से ज़्यादा ओवम जब जो है प्रोड्यूस होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सुपर ओव्यूलेशन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया। किसी भी कोई भी सुपीरियर काऊ ली थी, अब सुपीरियर बुल का ही क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है कि उसके स्पर्म को क्या है, आर्टिफिशियली निकाल लिया जाता है। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, अब वो 6 से 8 ओवम थे, उसके अंदर जो वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया, तो उससे क्या हुआ, दोनों को लैब में रखा गया, मतलब इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, उससे 6 से 8 जायगोट्स बन गए। ठीक है, जायगोट बने तो उसके बाद नॉन सर्जिकली, बिना मतलब किसी सर्जरी वगैरह के उनको रिमूव कर लिया जाता है, जब वो 8 से 32 सेल स्टेज पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, उनको रिमूव कर लिया गया। उसके बाद जो भी सरोगेट काउज होती है, भले ही वो उस नस्ल की ना हो, तो उनके अंदर जो भी वो जो ये होता है अपना, ये अपना क्या है, ये ऐसी, ये जो आपने निकाला था उस स्टेज पे नॉन सर्जिकली रिमूव किया जाता है, जो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू, इसको क्या है, सरोगेट काउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि जो उनके अंदर ब्रीड प्रोड्यूस होती है वो क्या है, वो सुपीरियर क्वालिटी की ही होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से सुनो, सुपीरियर काउली, उसके अंदर FSH को इंजेक्ट किया, 6 से 8 ओवम उसने रिलीज किए, उस ओवम का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया गया एक सुपीरियर बुल के स्पर्म के साथ, 6 से 8 जायगोट वहाँ पे प्रोड्यूस हुए, नॉन सर्जिकली उनको निकाल लिया गया, 8 से 32 सेल स्टेज पे उनको सरोगेट काउस के अंदर इंजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस पूरा फॉलो हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे बी कीपिंग। बी कीपिंग का पर्टिकुलर नाम होता है एपीकल्चर। ठीक है, बी कीपिंग क्या होता है, कोटेज इंडस्ट्री भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, मतलब कोटेज इंडस्ट्री क्यों कह सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको कोई मतलब ऐसे बड़े बड़े हैवी इंस्ट्रूमेंट नहीं, हैवी मशीनरी वर्क नहीं होता, ना कोई मशीन चाहिए। मतलब क्या है कि आप कोई छत्ता लगा रहे हो अपने कहीं भी इलाके में, छोटे मोटे में भी, वहाँ पे बीज आके स्टे कर रही है, बहुत ईजी है, कोई लेबर इंटेंसिव वर्क नहीं, मतलब कोई आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे क्या मिलता है आपको, बी वैक्स और हनी। बी वैक्स क्या होता है, बी वैक्स ऐसा सब्सटेंस होता है बी से जो मिलता है, जो पॉलिशिंग या फिर कॉस्मेटिक्स वगैरह में काम आता है। और हनी क्या होता है भी आप जानते हैं, न्यूट्रिशन और मेडिसिन के केस में यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको एक ब्रीड याद रखनी है हनी बी की, वो है एपिस इंडिका। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बी कीपिंग के कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर फिर भी क्या पता आ जाए, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि नॉलेज ऑफ नेचर एंड हैबिट ऑफ पीस। आपको जो है उनके जो भी पर्टिकुलर बी है उनके नेचर के और उनके हैबिट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। भाई हर एक जो भी ब्रीड होती है, जो भी वैरायटी होती है, सबकी अपनी अलग हैबिटेशंस होती हैं। ठीक है, सबकी अपनी अलग जो है मतलब
जो उनका टेम्परेचर होता है बॉडी का, या फिर मतलब जो भी उनकी मैं बता रही हूँ वो हैबिट्स वगैरह होती हैं, या फिर जो भी नेचर होता है उनका, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि आप डॉग की ब्रीड ले लो, कुछ भाई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मानी जाती है, कुछ शांत और इंटेलिजेंट मानी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है कि सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी। हाँ, आपको ये चीज़ भी देखनी बहुत ज़रूरी है कि आप लोकेशन कौन सी सेट कर रहे हो, कि जहाँ पे आप अपने बी हाइव्स यानी जो मधुमक्खी का छत्ता उनको रखोगे। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई आपने छत्ता लगा दिया, ऐसे खुली जगह में लगा रखा है बिल्कुल ऐसे ओपनली, और वहाँ पे क्या हो गया है, बारिश आ गई, तूफान आ गया, आंधी आ गया और वो छत्ता ले उड़े। ठीक है, तो ये सीन नहीं होना चाहिए। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ स्वाम। स्वाम क्या होता है? ग्रुप ऑफ बीज। आपको ये जो है कैच करना, मतलब कैचिंग क्या होता है कि जो ग्रुप होता है बीज का, उनको हैंडल करना भी आना चाहिए। वरना आपने कभी सुना होगा कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो एकदम से अटैक करते हैं सभी मिलजुल कर। ठीक है, तो वो इस चीज़ का जो है आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपको कैसे डील करना है उनके साथ, किस कंडीशन में कैसे डील करना है। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन में आपको उनकी मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज़ फिशरी। फिशरी क्या है भाई? ये आप इसको इंडस्ट्री भी मान सकते हो। इसमें क्या होता है? कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, मोलस्कस या फिर क्रूस्टेशियंस एट्सेट्रा। इसमें आप कैचिंग मतलब आप पकड़ भी सकते हो। प्रोसेस का मतलब होता है कि भैया आप खुद से जो है उनको ऐसा नेचर प्रोवाइड करा रहे हो या फिर पाल रहे हो, उसके बाद आप उनको कोई भी काम में ले रहे हो। ठीक है, तो ये सारी किसके अंदर आती है? फिशरी। मतलब कल्चर्ड का मतलब होता है कि आपने पाला पहले, सब ये किया। सी से आपको सी से फिशरी कर सकते हो, इनलैंड से कर सकते हो, वाइल्डरी फिशरी कर सकते हो कि भाई आपने जाल एकदम से बिछा दिया, जाल डाल दिया, तो उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एक्वाकल्चर की। एक्वाकल्चर क्या होता है? फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों की, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की फार्मिंग को एक्वाकल्चर कहते हैं। पिसिकल्चर क्या होता है? ये स्पेसिफिकली सिर्फ फिश की जो फार्मिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? पिसिकल्चर। ब्लू रेवोल्यूशन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि फ्रेश वाटर एडिबल फिश कौन सी होती है और मराइन एडिबल फिश कौन सी होती है। फ्रेश वाटर की बात करें तो कैटला, रोहू, मृगल, मगुर, ये सब किसके नाम है? फ्रेश वाटर एडिबल फिश के। मराइन एडिबल फिश में बात करें तो सेरडाइन, हिल्सा, पोम्फ्रेट, सैल्मोन, ये सारी किसके नाम है? मराइन एडिबल फिशेस के। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनसे जो है आपको कोड लिवर ऑयल भी मिलता है फिशरी, ये अपना इससे पिसिकल्चर से, मतलब विटामिन ए का जो एक बहुत अच्छा सोर्स है। आपको शाग्रीन भी मिलता है यानी शार्क की स्किन, ईसन ग्लास, मतलब ये सारे जो है अपने पर्टिकुलर यूज में आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग की। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। मतलब अब देखो, प्लांट ब्रीडिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जिस भी ब्रीड की आप बात करो, मतलब उसकी हर एक वेरिएबिलिटी, मतलब हर एक भिन्नता को, प्लस उसकी जितने भी वाइल्ड रिलेटिव्स होंगे उन सब को आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, उसको आप क्या कहोगे? जर्म प्लाज्म कलेक्शन, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। नेक्स्ट आप इवोल्यूशन करोगे और पेरेंट्स का आप फिर उनमें से चूज करोगे कि भाई आपको पहले आप इवोल्यूशन करोगे कि भाई कौन सी सुपीरियर कैटेगरी है, आपको जो सुपीरियर लगेगी या जैसी आपको ब्रीडिंग चाहिए। ठीक है, जो आपको मतलब जैसी चाहोगे आप उनका सिलेक्शन करोगे, इवोल्यूशन करोगे पेरेंट्स का। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्रॉस उनकी क्या करोगे? उन जो भी आपने सेलेक्ट किया उनकी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा दोगे। ठीक है, सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में यानी मेटिंग कराओगे। सिलेक्शन एंड टेस्टिंग, उसके बाद टेस्टिंग, आप उनका सिलेक्शन करोगे और टेस्ट करोगे जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट आपको मिलते हैं। ठीक है, फिर टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियल, फिर आपको क्या है वो ऑफ न्यू कल्टिवेटर्स, तो आपको क्या है आपकी जो आप कंट्रोल्ड जो ब्रीड है वो प्लांट की ब्रीड आपको मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो है ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म, ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट में बात करूँ तो ये मतलब एम एस स्वामीनाथन जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन में। ये तो 1960 से 2000 तक ये मतलब चली थी। तो मतलब क्या होता है कि 1947 में जब वर्ल्ड वॉर के दौरान तो बहुत ज़्यादा भूखमरी आ गई थी। ठीक है, तो उस दौरान जो है फिर 1960 to 2000 तक क्या हुआ, मतलब ये अब तो उस दौरान क्या हुआ कि भाई मतलब अच्छा वीट और राइस की तो मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी वैरायटीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो क्या हुआ 1960 से 2000 के बीच में इम्प्रूव्ड सेमी ड्वार्फ वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस हुई राइस की और वीट की, मतलब इंक्रीज हो गया। तो वीट का सबसे पहले बात करेंगे 1960 to 2000 इंडियाज़ वीट प्रोडक्शन मतलब 11 मिलियन टन से 75 मिलियन टन पर पहुँच गई थी। ठीक है, नॉर्मन बारलोग एक थे जो मैक्सिको कंट्री से बिलोंग करते थे, जिन्होंने काम किया था इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इंप्रूवमेंट में। तो उन्होंने
इन्होंने ये कुछ जो है इसकी वैरायटीज़ को इन्वेंट किया था, इन्वेंट ही कह सकते हो आप, या प्रोड्यूस, मतलब इसके प्रोडक्शन में उनका बहुत बड़ा हाथ है। सोनालिका और कल्याण सोना, ठीक है, इसकी वीट प्रोडक्शन हुई उस दौरान। राइस की बात करें तो जया और रत्ना वैरायटीज़ थी राइस की। ये कैसे हुई थी? जो IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में था वहाँ की, और ताइचुंग नेटिव वन यानी ताइवान में जो थी, इन दोनों ने मिलकर क्या है जया और रत्ना राइस की वैरायटीज़ की खोज की। शुगर केन की बात करेंगे तो ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दो जगह शुगर केन का बहुत ज़्यादा मतलब क्या फार्मिंग की जाती है, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में बात करें तो वहाँ पे जो साइंटिफिक नाम है शुगर केन का वो है सेकेरम बारबेरी, और साउथ इंडिया में बात करें तो वहाँ पे सेकेरम ऑफिशियनरम। अगर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में फ़र्क आप देखो तो साउथ इंडिया के जो गन्ने होते हैं, शुगर केन होते हैं, उनकी जो तना होता है वो भी काफ़ी मोटा होता है और उनमें शुगर भी बहुत ज़्यादा होता है। जबकि अगर नॉर्थ इंडिया में बात करें तो उनका तना भी जो पतला होता है, थिनर स्टेम में होती है और लेस शुगर वाले होते हैं, ठीक है। तो क्या किया कि भाई मतलब एक सुपीरियर और मतलब एक एडजस्टेबल ब्रीड मतलब वैरायटी बनाने के लिए नॉर्थ इंडिया वाले शुगर केन और साउथ इंडिया यानी सेकेरम बारबेरी और सेकेरम ऑफिशिनेरियम की इन्होंने मीटिंग कराई, मतलब मीटिंग तो क्या, इनमें थोड़ी मीटिंग होगी सॉरी। तो इन्होंने क्या किया, उन दोनों को मिलाकर सुपीरियर वैरायटी बना दी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस के लिए कौन सी प्लांट ब्रीडिंग होती है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग विद वाइल्ड रिलेटिव्स। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि भाई आप कोई भी एक जो है नॉर्मल मतलब जिसका आप चाहते हो कि भाई डिसीज फ्री हो जाए उस क्रॉप को ले लो, और दूसरी जिसके ऑलरेडी डिसीज रेजिस्टेंस मतलब काफ़ी अच्छी है, उसकी प्रतिशोधक शक्ति, उन दोनों की मीटिंग कराओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होती है, आप उसके ऊपर यूवी रेज या गामा रेज डाल रहे हो, जैसे कि एक मूंग बीन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। इसमें क्या था कि भाई इसके ऊपर बिल्कुल पीले पीले बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे दाने से मतलब कुछ हो जाते थे, ठीक है। पाउडरी माइल्ड्यूज आप उसको कह सकते हो, या फिर येलो मोसिक वायरस, ठीक है। तो उसके ऊपर यूवी रेस जब डाली गई तो उससे उसका सॉल्यूशन हो गया था, ठीक है, वो हट गया था वहाँ से। तीसरा ब्रीडिंग विद वाइल्ड रिलेटिव्स, अब इसको यहाँ पे अच्छे से समझेंगे, हाइब्रिडाइजेशन विद वाइल्ड रिलेटिव्स। ये भाई भिंडी है, ठीक है, भिंडी का नाम क्या है, इस भिंडी का, इस लेडर फिंगर का नाम है एबर मोस्कस स्क्लेंटस, ठीक है, इसका नाम ये है। इसके पास भी वही बीमारी थी, इसको भी वही कौन सी वाली जो मूंग बीन को थी, बिल्कुल ये येलो मोसिक वायरस वाली। तो इसने क्या हुआ भाई, एक दिन ऐसे ही घूमते फिरते जंगल में चली गई, जंगल में इसने अपने वाइल्ड रिलेटिव्स देख लिए कुछ, भाई उसके साथ इसने मीटिंग कर ली, मीटिंग की तो भाई एक वैरायटी निकल के आई प्रभानी क्रांति, ठीक है। तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये क्या होता है, जो वाइल्ड रिलेटिव्स के साथ इसने जब मीटिंग की तो एक इसकी न्यू सुपीरियर वैरायटी वहाँ पे निकल के आती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बायोफोर्टिगेशन की। बायोफोर्टिगेशन क्या होता है, हिडन हंगर। अब ये हिडन हंगर क्या टर्म है भाई, ज़रूरी थोड़ी है जो खाना आप खा रहे हो उसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिशंस आपको मिल रहे हैं, आपको विटामिन्स अच्छे मिल रहे हैं, प्रोटीन्स अच्छे मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ठीक है। तो अच्छा खाने के बावजूद भी मतलब थोड़ा बहुत अच्छा जो आपको मिल रहा है, जो जैसे या फिर जैसे भी आपके इलाके में वीट या राइस की वैरायटीज जैसे भी उगती है, ज़रूरी थोड़ी है उसमें वो मतलब बात हो, वो न्यूट्रिशन में वो बात हो, तो उसी को आप क्या कहोगे, हिडन हंगर। एडिंग बायोफोर्टिगेशन में क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड कर दिए जाते हैं जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज होती है ना उनमें। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, जो हम पीछे पढ़ के आए मीटिंग के थ्रू, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, वाई टू, क्योंकि भाई प्रोटीन का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी हो सके जो भी आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आपके स्पेसिफिक रीजन में। ऑयल का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी हो, विटामिन का कंटेंट अच्छा हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल का कंटेंट भी अच्छा हो जाए, ठीक है। वैरायटी ऑफ वीट की बात करें तो इसमें सबसे फेमस है एक एटलस 66 जिसमें प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा होता है। अब सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, सिंगल सेल प्रोटीन, तो ये क्या होता है, प्रोटीन रिच माइक्रोब्स होते हैं, मतलब ऐसे कुछ प्रोटीन रिच माइक्रोब्स इनको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा कौन सा है, एक है हमारा प्रोटीन रिच माइक्रोब जिसका नाम है मिथाइलोफाइलस। तो इसमें क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ मैंने अब कि प्रोटीन प्रोड्यूसेस रैपिडली। इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली प्रोड्यूस होता है। एक है स्पाइरुलाइन, ये होता है मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी का टाइप है। एक है कोलेरेला, ये क्या है, स्पेस एल्गी का एक पार्ट मतलब टाइप है, ठीक है, उसकी एक वैरायटी है, स्पीसीज है। अब बात करेंगे टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है कि मान लो ये आपके पास कोई भी प्लांट है, इसका आपने इतना पार्ट ले लिया, ठीक है, जिसको आप क्या कहोगे एक्स प्लांट, उसको आपने मतलब ये एक वेसल है, ठीक है, इसके अंदर आपने डाल दिया, ठीक
ठीक है, जिसके अंदर ऑलरेडी क्या है न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो ये एक्सप्लांट था इसके मतलब इसने मेरिस्मेटिकली एक्ट किया, मतलब जो इसकी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल यहाँ पे उसने बना लिया, जिसको क्या कहेंगे हम कैलस, ठीक है। अनडिफरेंट मतलब कि ये बिल्कुल अपनी जैसे इनिशियल फेज की तरह ये एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्या बना लिया कैलस। अब जो इन कैलस को इन्होंने फिर एक और जो है बीकर में डाला, तो यहाँ पे उनके मतलब ऐसे अलग अलग गुच्छे हो गए तीनों के, जिसको आप क्या कहोगे सोमा क्लोन्स, ठीक है। इसमें क्या था, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों पाए गए। अब ऑक्सिन रूट की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, साइटोकाइनिन शूट की। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन जो मतलब जो भी आपको उगाना चाहते थे, जो भी उनकी जो है ग्रोथ हो गई, उसको आप क्या कहोगे सोमा क्लोन्स। बात करेंगे माइक्रो प्रोपिगेशन की। माइक्रो प्रोपिगेशन क्या होती है, टेक्निक ऑफ ग्रोइंग थाउजेंड ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर, मतलब टिश्यू कल्चर के द्वारा मतलब थाउजेंड्स ऑफ प्लांट की ग्रोइंग करना, उस टेक्निक को आप क्या कहोगे माइक्रो प्रोपिगेशन। अब टोटीपोटेंसी क्या होती है, टोटीपोटेंसी का मतलब है कि प्रॉपर्टी एक सेल या टिश्यू की प्रॉपर्टी की टू फॉर्म कंप्लीट, की वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल को फॉर्म कर सके। मेरिस्मेटिक कल्चर क्या होता है, मेरिस्टेम कल्चर, जो जिसकी मैं यहाँ पे मेरिस्मेटिक उसकी बात कर रही थी, किसकी, एक्ट्स मेरिस्मेटिकली, ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे कि ये आपके पास कोई भी पौधा है कि भाई इसकी जो ये वाला हिस्सा ये पूरा वायरस से इन्फेक्टेड है, लेकिन जो ये इसके ऊपर मेरिस्टेमेट है, ठीक है, इसका जो मेरिस्टेम है ये जो है वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुआ, आपने इसको निकाला बीकर में डाला, तो यहाँ पे जो मेरिस्टेम कल्चर वायरस फ्री प्लांट, तो यहाँ पे क्या हुआ, उनके वायरस फ्री जो है प्लांट्स का कल्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ हो गई इनकी। बात करेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या होता है, मान लो ये टमाटो या पोटैटो, आपने इन दोनों की सेल वॉल भी निकाल ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी निकाल ली, ठीक है। सेल वॉल भी आपने रिमूव कर दी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रिमूव कर दी। आपके पास क्या मिला, आपको नेकेड प्रोटोप्लाज्म, यानी 2n और 2n मिल गए, ठीक है। नेकेड प्रोटोप्लाज्म मिला, दोनों को आपने हाइब्रिडाइज किया, 4n आपको मिल गया, यानी पीईजी यानी पॉली इथाइलिन ग्लाइकोन आपको यहाँ पे आपने डाला, आपको मिल गया, आपको क्या मिला, सिंगल प्रोटोप्लाज्म मिल गया, यानी पोमेटो, जिसको आप क्या कहोगे सोमेटिक हाइब्रिड्स, ठीक है, जिसका क्या नाम दोगे आप सोमेटिक हाइब्रिड। तो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी की बुक में हालांकि 2 टेबल दे रखी है, ठीक है, जो मतलब जो मैं आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ के बता देती हूँ। पेज नंबर 174 पे दे रखी है, यहाँ पे वीट सबसे पहले क्रॉप वैरायटी और रेजिस्टेंस टू डिसीज में वीट की जो वैरायटी है हिमगिरी, उसकी रेजिस्टेंस टू डिसीज कौन सी, लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट या हीलबंट। ब्रेसिका की बात करें पूसा स्वानिम, व्हाइट रस्ट, कॉलीफ्लावर, मतलब ये पूरी टेबल आपको दे रखी है बुक में एनसीईआरटी की में। तो ये आपको कैसे याद रखनी है, आप इसको मैं बताती हूँ, कोई भी ट्रिक लगा लो, ठीक है, कोई भी आप स्टोरी इससे डेवलप कर सकते हो, कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, कोई भी हिंट, कुछ भी, मतलब ठीक है। मतलब आप सिंपल, जैसे कि मैं आपको वीट का एग्जांपल देती हूँ। वीट क्या है, आप हिमगिरी क्या होता है, यानी पहाड़। इमेजिन कर लो कि हिमगिरी पे, पहाड़ पे वीट उगाया, वीट उग गया, उसकी पत्तियां भी लगी हुई थी, ठीक है। एंड स्ट्राइप क्या होती है, मतलब ऐसे वो धारियां सी बनी होती है, ठीक है, उसके ऊपर मतलब ऐसी धारियां सी थी, आप हिमालय के ऊपर चढ़ रहे हो, हील बट। तो मतलब ऐसे आप कुछ भी मतलब अपनी खुद की जो है स्टोरी डेवलप करके खुद बना के, ठीक, कुछ भी ऐसे इसको याद रखने के जो है वो अपना खुद से डेवलप करके याद रख सकते हो। इंपॉर्टेंट है ये टेबल जो आपको एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। इसी के साथ हमारे ये चैप्टर फिनिश हो गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।